इस साल भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 की सफल मेजबानी के बाद दुनिया की नजरें फिर से दिल्ली पर हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े मंच पर भारत का मुख्य एजेंडा क्या होना चाहिए। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक स्मार्ट आइडिया सामने रखते हैं कि भारत को एक हरित और लचीले एजेंडे पर फोकस करना चाहिए। ग्रीन एंड रिजिलियंट एजेंडा। हाँ, अब सुनने में ये किसी पर्यावरण कॉन्फ्रेंस का टॉपिक लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल दांव हो सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ पेड़ पौधों की बात है ही नहीं। ये ग्लोबल साउथ के लिए मतलब एक बहुत जरूरी भू राजनीतिक और विकास का मुद्दा है। आज की दुनिया को अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वो कमजोर पड़ रहा है। खेमेबाजी बढ़ रही है। हाँ, खेमेबाजी बढ़ रही है और दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन का खतरा बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में ये एजेंडा ब्रिक्स को न सिर्फ एक नई दिशा दे सकता है बल्कि दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित भी कर सकता है। ठीक है, तो आपने जियोपॉलिटिक्स की बात की, चले यहीं से शुरू करते हैं। हमारे सोर्सेज में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, ट्रम्प पोलर वर्ल्ड। ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है। इसका मतलब क्या है और इसका क्लाइमेट चेंज पर हो रही बातचीत से क्या लेना देना है? इसका सीधा मतलब है एक ऐसी दुनिया जो खेमों में बटी हुई है और जहां मिलकर काम करने की जो भावना है, जिसे हम कोलैबोरेटिव मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं, उस पर बहुत गहरा असर पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अगर आप रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने तो साफ तौर पर जलवायु परिवर्तन को एक धोखा बताया है। हाँ, ये तो काफी कहा है उन्होंने। और फॉसिल फ्यूल यानी कोयले और तेल के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। बात यही नहीं रुकती, उनके प्रशासन ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने या उनकी फंडिंग रोकने की बात कही है। 66? जी 66। और इसमें भारत का शुरू किया हुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस वो भी शामिल है। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश पीछे हट जाए तो सहयोग की जगह एक खालीपन आ जाता है। अगर अमेरिका पीछे हट रहा है तो यूरोप तो हमेशा से क्लाइमेट चेंज का चैंपियन रहा है। क्या वो इस खालीपन को नहीं भर सकता? वो क्यों लीडरशिप नहीं ले रहा? हाँ, पर यही तो कहानी में एक ट्विस्ट है। यूरोप खुद अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। एक तरफ उनकी अपने देशों में क्लाइमेट फटीग देखने को मिल रहा है। मतलब लोग अब इस मुद्दे को लेकर उतने उत्साहित नहीं हैं। बिल्कुल, उनकी अपनी आर्थिक चिंताएं बढ़ गई हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध जैसी घटनाओं ने उनकी प्राथमिकताएं वो राष्ट्रीय सुरक्षा की तरफ मोड़ दी हैं। तो जो यूरोप पहले क्लाइमेट एक्शन के लिए दुनिया को रास्ता दिखाता था, वो अब थोड़ा पीछे हट गया है। तो एक वैक्यूम बन गया है। हाँ, वैश्विक नेतृत्व में एक बड़ा वैक्यूम, एक खालीपन आ गया है। और हमारे सोर्सेज का तर्क यही है कि ब्रिक्स इस खालीपन को भरने की क्षमता रखता है। ये दिलचस्प है कि एक खालीपन बना है, लेकिन ब्रिक्स ही क्यों? ये देश तो आपस में इतने अलग हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका और अब तो नए सदस्य भी हैं। इनमें इस मुद्दे पर क्या समानता हो सकती है? इनकी सबसे बड़ी समानता है इनका साझा दर्द। जलवायु परिवर्तन इन सभी देशों के लिए कोई दूर की किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि एक घरेलू हकीकत बन चुका है। जरा सोच कर देखिए, रूस में परमाफ्रॉस्ट यानी हजारों साल से जमी हुई जमीन वो पिघल रही है। अच्छा, जिन शहरों की नींव इस जमी हुई जमीन पर रखी गई थी, वहां सड़कें और इमारतें धंस रही हैं। अरे बाप रे! ब्राजील में दुनिया के फेफड़े कहे जाने वाले अमेज़न के जंगल खतरे में हैं। भारत और चीन के लिए हिमालय, जो एशिया की वाटर टावर है, उस पर खतरा मंडरा रहा है। इससे करोड़ों लोगों की पानी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि तटीय इलाकों वाले देशों के लिए भी खतरा होगा, जैसे भारत और दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन के जो लंबे तटीय और नदी क्षेत्र हैं, वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। इन सबसे इन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के स्वास्थ्य, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, मतलब पूरे इकोसिस्टम को सीधा खतरा है। तो जब खतरा साझा हो तो समाधान भी साझा ढूंढने की प्रेरणा मिलती है। सही बात है। ठीक है, मैं समझ गया कि खतरा सबके दरवाजे पर है, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि अब सिर्फ कार्बन उत्सर्जन कम करने यानी मिटिगेशन पर बात करने से काम नहीं चलेगा। जो नुकसान हो चुका है या हो रहा है, उसके साथ जीना भी तो सीखना होगा। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों के लिए यही सबसे बड़ा मुद्दा है। उनके लिए 3 शब्द सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला, अनुकूलन यानी अडेप्टेशन, मतलब बदलते मौसम के साथ जीना सीखना।
दूसरा लचीलापन यानी रिजिलियंस, यानी इन झटकों को सहने की ताकत बढ़ाना, और तीसरा समानता, इक्विटी, मतलब न्याय। न्याय, कि इस लड़ाई का बोझ उन पर न डाला जाए जिन्होंने ये समस्या पैदा ही नहीं की। उनका तर्क साफ है कि विकास हमारी पहली जरूरत है। क्लाइमेट एक्शन को विकास के रास्ते में रोड़ा नहीं, बल्कि उसका हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन एक सवाल है, क्या अनुकूलन और लचीलेपन पर ज्यादा जोर देना एक तरह से हार मान लेना नहीं है? क्या इससे विकसित देशों को यह कहने का मौका नहीं मिल जाएगा कि ठीक है, आप लोग अब ढलना सीखिए, हम उत्सर्जन कम करने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और अक्सर विकासशील देशों पर यह आरोप लगाया भी जाता है। लेकिन इसे हार मानना नहीं, बल्कि यथार्थवाद या प्रैग्मैटिज्म कहना ज़्यादा सही होगा। अच्छा। ग्लोबल साउथ का कहना है कि हम उस बाढ़ के आने का इंतज़ार नहीं कर सकते जो आनी तय है। हमें अभी से ऊंची दीवारें बनानी होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम विकसित देशों को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर रहे हैं। क्लाइमेट जस्टिस की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन अपने लोगों को तत्काल खतरों से बचाना भी तो एक जिम्मेदारी है। ये ईदर और नहीं, बोथ एंड की स्थिति है। ठीक है, तो इन देशों का एक साझा नजरिया है। अब बात करते हैं ब्रिक्स की ताकत की। पहले बेसिक ग्रुप हुआ करता था, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन। अब ब्रिक्स में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई जैसे देश भी जुड़ गए हैं। पर क्या ज्यादा सदस्य होने से ग्रुप हमेशा ज्यादा असरदार होता है? मतलब ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों के तो अपने अपने एजेंडे हैं जो अक्सर टकराते हैं। क्या इस विस्तार से ब्रिक्स के अंदर ही फूट पड़ने का खतरा नहीं बढ़ गया है? ये एक बहुत जायज चिंता है। ज्यादा सदस्य होने का मतलब हमेशा ज्यादा एकता नहीं होता। लेकिन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर इन देशों के हित काफी हद तक एक जैसे हैं। यूएनएफसीसी यानी संयुक्त राष्ट्र की जो जलवायु वार्ताएं होती हैं, उसमें बेसिक ग्रुप ने विकासशील देशों की आवाज बनकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सही बात है। अब इस विस्तार के बाद BRICS का कद बहुत बड़ा हो गया है। ये समूह अब दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। आधी आबादी? जी, दुनिया की GDP का करीब 40% और ग्लोबल ट्रेड का 26% इन्हीं देशों से आता है। तो जब ये एक आवाज में बोलते हैं तो दुनिया को सुनना पड़ता है। इसका कोई हालिया उदाहरण है जहां इस बड़े हुए वजन का असर दिखाओ? हाँ, बिले में हुए COP30 में ये साफ दिखा। इन देशों ने मिलकर ये सुनिश्चित किया कि जीवाश्म ईंधन को खत्म करने पर जो चर्चा हो रही है, वो विकासशील देशों की ऊर्जा और विकास की जरूरतों को नजरअंदाज ना करें। उन्होंने एक सुर में कहा कि हर देश को अपने विकास के रास्ते चुनने का अधिकार है और सब पर एक ही फॉर्मूला थोपा नहीं जा सकता। ये दिखाता है कि जब ये देश एकजुट होते हैं तो वे वैश्विक एजेंडे को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक ताकत तो है, लेकिन इन सब योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा? फाइनेंस तो हमेशा से सबसे बड़ा सिरदर्द रहा है। बिल्कुल। क्लाइमेट एक्शन के लिए तो खरबों डॉलर चाहिए। और इसी मुद्दे पर हमारे सोर्सेज एक बड़ा और कह सकते हैं थोड़ा विवादास्पद सुझाव देते हैं। जुलाई 2025 में रियो में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जलवायु वित्त पर ब्रिक्स नेताओं का फ्रेमवर्क घोषणा पत्र एक अच्छी शुरुआत थी। लेकिन अब तर्क ये है कि ब्रिक्स को सिर्फ अपने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? उन्हें विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रमुखों को भी अपने शिखर सम्मेलनों में बुलाना चाहिए। एक मिनट, वर्ल्ड बैंक और IMF, ये तो वही संस्थाएं नहीं हैं जिनके दबदबे के खिलाफ एक विकल्प के तौर पर ब्रिक्स और NDB को खड़ा किया गया था? ये तो दुश्मन को घर में बुलाने जैसी बात होगी। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन इसके पीछे का तर्क विचारधारा से ज्यादा व्यावहारिक है। सच तो यह है कि जलवायु वित्त की जरूरत इतनी बड़ी है कि उसे NDB जैसा कोई एक बैंक अकेले पूरा नहीं कर सकता। ये भी है। अगर ग्लोबल साउथ के लिए बड़े पैमाने पर पैसा जुटाना है तो इन पुरानी और बड़ी संस्थाओं को साथ लाना ही होगा। उन्हें जवाबदेह बनाना होगा और उनके काम करने के तरीके को बदलवाना होगा। उनके बिना कोई भी वैश्विक पहल सफल होना बहुत मुश्किल है। सही बात है। और इसके अलावा ब्रिक्स को यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे एक तरफा कदमों के खिलाफ भी मिलकर आवाज उठानी होगी। मेजबान है G20 की अध्यक्षता के बाद अब ब्रिक्स की अध्यक्षता। ये तो एक बहुत मुश्किल कूटनीतिक संतुलन बनाने जैसा लगता है। ये एक चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। भारत के लिए ये एक कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ उसे ब्रिक्स का नेतृत्व करना है और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ अपने संबंधों को भी संभालना है।
खासकर अगर राष्ट्रपति ट्रंप की वापसी होती है। हाँ, जो ब्रिक्स को एक अमेरिकी विरोधी गुट के तौर पर देखते हैं। भारत को वही कुशलता दिखानी होगी जो उसने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिखाई थी। जहां उसने रूस यूक्रेन जैसे मुद्दों के बावजूद सबको एक मेज पर लाकर सहमति बनवाई थी। बिल्कुल। और यह सिर्फ अमेरिका के साथ संतुलन बनाने का मामला नहीं है। कमरे में एक और हाथी है, चीन। बिल्कुल। और यहीं पर यह हरित और लचीला एजेंडा भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। कैसे? देखिए, चीन भी हरित एजेंडे पर ग्लोबल लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका फोकस ज्यादातर टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर है। मतलब मिटिगेशन पर। हाँ, मिटिगेशन पर। भारत का जो प्रस्तावित एजेंडा है वो इससे कहीं ज्यादा समावेशी है। यह सिर्फ उत्सर्जन घटाने पर नहीं, बल्कि विकासशील देशों की असल जरूरतों यानी लचीलेपन और अनुकूलन पर केंद्रित है। ये भारत को ग्लोबल साउथ के एक स्वाभाविक और भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित करता है। तो एक तरह से ये पर्यावरण नीति के भेस में एक शानदार विदेश नीति है। बिल्कुल, जो चीन की महत्वाकांक्षाओं को भी संतुलित करती है। तो ये एक तरह से G20 की अध्यक्षता की विरासत को आगे बढ़ाने जैसा होगा। एकदम सही। ये G20 अध्यक्षता की एक स्वाभाविक निरंतरता होगी और ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में भारत की स्थिति को वो सीमेंट कर देगी। एक और दिलचस्प बात यह है कि यह एजेंडा इथियोपिया के साथ भी बहुत अच्छी तरह मेल खाएगा, जो 2027 में COP32 की मेजबानी करेगा और ब्रिक्स का नया सदस्य भी है। अच्छा। भारत एक ऐसा एजेंडा सेट कर सकता है जो आने वाले कई सालों तक प्रासंगिक बना रहे और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करता रहे। तो कुल मिलाकर ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत के लिए सिर्फ एक और हाई प्रोफाइल इवेंट की मेजबानी करने से कहीं ज्यादा बड़ा मौका है। यह दुनिया को यह दिखाने का मौका है कि भारत न सिर्फ अपनी बात कहना जानता है, बल्कि ग्लोबल साउथ के हितों को ध्यान में रखते हुए एक नया रास्ता भी बना सकता है। हाँ, एक हरित और लचीले एजेंडे को अपनाकर भारत एक तीर से कई निशाने साध सकता है। हाँ, वो अपने लोगों को जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचा सकता है, ग्लोबल साउथ की एक बड़ी जरूरत को पूरा कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी एक खास और नेतृत्व वाली जगह बना सकता है। ब्रिक्स के पास वो सामूहिक शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति है जिससे वो एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अब देखना यह है कि भारत इस मौके का कैसे इस्तेमाल करता है। हमारे आज के सोर्सेज ये सुझाव देते हैं कि जलवायु वित्त पर बातचीत के लिए विश्व बैंक और IMF जैसी संस्थाओं को ब्रिक्स की मेज पर लाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल खड़ा करता है। क्या एक ऐसा संगठन जिसे अक्सर पश्चिमी नेतृत्व वाले संस्थानों के विकल्प के रूप में देखा जाता है, उन्हीं संस्थाओं को साथ लाकर वैश्विक वित्त को एक नई शक्ल दे सकता है, या फिर ऐसा करने से उसके अपने मूल उद्देश्य के ही खतरा